अगर आपने कभी डेटिंग ऐप्स यूज की हैं तो आपको पता होगा कि प्रोफाइल पर दिखने वाला इंसान असल जिंदगी में कुछ और ही निकल सकता है। कभी कभी अच्छा, कभी कभी बुरा, और कभी कभी बेहद खतरनाक। आज हम एक ऐसे ही केस की बात कर रहे हैं जो टिंडर पर एक राइट स्वाइप से शुरू हुआ और एक भयानक मर्डर पर जाकर खत्म हुआ। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है। ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में हमेशा ये सवाल बना रहता है ना कि क्या ये खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत है या फिर एक बहुत बड़ा धोखा। दुष्यंत शर्मा के लिए ये सवाल उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। तो चलिए इस केस की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक वर्चुअल कनेक्शन एक रियल लाइफ का सबसे डरावना सपना बन गया। जैसा मैंने कहा, ये कोई सीधा साधा केस नहीं है। इसमें एक नहीं बल्कि दो अलग अलग दिल दहला देने वाले क्राइम शामिल हैं। और कहानी का जो अंत है वो हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। हर कहानी का एक मेन कैरेक्टर होता है और इस कहानी की मेन कैरेक्टर है प्रिया सेठ। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी शायद एक सही रास्ते पर जा सकती थी, लेकिन जल्दी अमीर बनने के लालच ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। सोचिए, प्रिया सेठ राजस्थान के पाली से थी। उसका परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था, जहां दादा से लेकर माता पिता तक सब टीचर्स थे। प्रिया खुद पढ़ाई में काफी अच्छी थी, अच्छे मार्क्स लाती थी और उसका सपना भी प्रोफेसर बनने का था। लेकिन फिर साल आया 2011, जब वो कॉलेज के लिए जयपुर आई, और बस यहीं से उसकी जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल गई। जयपुर की चकाचौंध, अमीर दोस्त, इन सब ने प्रिया को बहुत अट्रैक्ट किया। उसे लगा कि पैसा कमाने का शॉर्टकट अपनाना चाहिए। उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक एस्कॉर्ट बन गई, और बस यहीं से शुरू हुआ उसका क्राइम का सफर। 2014 में उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एटीएम लूटने की कोशिश की, पर पकड़ी गई। फिर धोखाधड़ी के कई केस हुए, यहाँ तक कि उसने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हर बार किसी न किसी तरह बच निकलती थी। और अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां टिंडर का इस्तेमाल किया गया एक खतरनाक जाल बिछाने के लिए। लेकिन इस बार प्रिया अकेली नहीं थी और उसका प्लान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक था। प्रिया की जिंदगी में एंट्री होती है दीक्षांत कामरा की। दीक्षांत मुंबई में मॉडलिंग करता था, लेकिन उस पर 20-25 लाख का भारी कर्ज था। वो दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले और साथ रहने लगे। अब दीक्षांत का कर्ज चुकाने के लिए प्रिया ने एक प्लान बनाया। प्लान था टिंडर पर किसी अमीर आदमी को फंसाना, उसे किडनैप करना और फिरौती वसूलना। इस प्लान में मदद के लिए दीक्षांत ने अपने बचपन के दोस्त लक्ष्य वालिया को भी शामिल कर लिया। और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा और दुखद ट्विस्ट सामने आता है। प्रिया का निशाना बना एक शख्स जिसका टिंडर प्रोफाइल नाम था विवान गोली। प्रोफाइल के हिसाब से वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी असलियत बिल्कुल अलग थी। उसका असली नाम था दुष्यंत शर्मा। वो एक माइनिंग कंपनी में काम करने वाला एक नॉर्मल इंजीनियर था, शादीशुदा था और उसका एक परिवार भी था। मतलब प्रिया जिस अमीर शिकार को फंसाना चाहती थी, दुष्यंत वो था ही नहीं। 2018 प्रिया ने दुष्यंत को डेट पर बुलाया। दुष्यंत इस बात से बहुत खुश था। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। प्रिया उसे एक फ्लैट पर लेकर गई जहां दीक्षांत और लक्ष्य पहले से ही छुपे हुए थे। और जैसे ही दुष्यंत फ्लैट के अंदर आया, दोनों ने उसे दबोच लिया। जो एक रोमांटिक डेट होनी चाहिए थी, वो अब एक किडनैपिंग बन चुकी थी। और जब किडनैपर्स को अपने शिकार की असली सच्चाई पता चली, तो कहानी ने एक और भी ज्यादा भयानक मोड़ ले लिया। उन्होंने दुष्यंत से उसके घर पर फोन करवाया और फिरौती मांगी, पूरे 10 लाख रुपए। दुष्यंत ने डरी हुई आवाज में अपने पिता से कहा, पापा ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज 10 लाख रुपए दे दो। लेकिन दुष्यंत का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। उनके लिए रातों रात 10 लाख का इंतजाम करना नामुमकिन था। उन्होंने बहुत मिन्नतें की और जैसे तैसे सिर्फ 3 लाख रुपए ही दे पाए। और बस यही 7 लाख का फासला दुष्यंत की मौत की वजह बन गया। और यहीं पर सब कुछ बदल गया। जब प्रिया और उसके साथियों को पता चला कि दुष्यंत कोई करोड़पति बिजनेसमैन नहीं है, तो उनका रातों रात अमीर बनने का सपना टूट गया। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बेरहमी से दुष्यंत की हत्या कर दी, उसके शरीर को एक सूटकेस में पैक किया और जयपुर के बाहर फेंकाए। पुलिस ने जब प्रिया को पकड़ा और पूछताछ की, तो उसने बड़ी नॉनशेलेंटली, बड़े आराम से कबूल कर लिया। उसने कहा, दीक्षांत को पैसे चाहिए थे तो हमने किडनैपिंग का प्लान बना लिया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो हंस रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
दूसरी तरफ दीक्षांत ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने सारा इल्जाम प्रिया पर डाल दिया। उसका कहना था कि उसे तो पता ही नहीं था कि प्रिया का असली प्लान मर्डर करना है। प्लान तो सिर्फ पैसे लेकर दुष्यंत को छोड़ने का था। और लक्ष्यवाल्या ने भी यही किया। उसने भी सीधा सीधा प्रिया को ही मास्टरमाइंड बता दिया और कहा कि प्रिया ने ही कहा था कि अगर दुष्यंत को जिंदा छोड़ा तो वो तीनों पकड़े जाएंगे। मतलब तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि एक बेगुनाह की जान उन तीनों ने मिलकर ली थी। तो तीनों कातिल पकड़े गए, उन्हें उम्र कैद हुई और ऐसा लगा कि कहानी खत्म हो गई, इंसाफ हो गया। लेकिन नहीं, इस कहानी में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आना अभी बाकी था। और इस ट्विस्ट की शुरुआत हुई जेल की सलाखों के पीछे। अब आगे की कहानी समझने के लिए आपको ओपन जेल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए, ओपन जेल एक ऐसी जेल होती है जिसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि कैदियों को सुधारना होता है। यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें या हथियारबंद गार्ड नहीं होते। कैदियों को बाहर जाकर काम करने और यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ रहने की भी इजाजत होती है। 2023 में प्रिया सेठ को जयपुर की सेंट्रल जेल से एक ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया और यहीं उसकी मुलाकात हुई हनुमान प्रसाद से। हनुमान प्रसाद भी एक कातिल था, उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसी के पति का मर्डर किया था ताकि वो दोनों साथ रह सकें। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। ओपन जेल में दो कातिल प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद एक दूसरे से मिले, उन्हें प्यार हुआ और 2025 में उन्होंने शादी कर ली। उन्हें शादी करने के लिए 15 दिन की पैरोल भी दी गई। इस शादी ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। ये हमें हमारे जस्टिस सिस्टम के मकसद पर सोचने के लिए मजबूर करती है। एक तरफ कानून का मकसद है कैदियों को सुधारना ताकि वो समाज में वापस आ सकें, लेकिन दूसरी तरफ उन पीड़ितों के परिवार हैं जिनके लिए अपने लोगों के कातिलों को एक नई जिंदगी शुरू करते देखना कैसा लगता होगा। और यहीं पर हम इस कहानी को आपके लिए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या सुधार का अधिकार इतना बड़ा हो सकता है कि वो न्याय की भावना से भी ऊपर हो जाए? क्या प्रिया और हनुमान जैसे अपराधी जिन्होंने कई परिवार तबाह कर दिए, उन्हें एक नई और खुशहाल जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए? क्या ये सुधार है या फिर अधूरा इंसाफ? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?